बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन मैंने जब्त कर रखा था। फराह के चेहरे पर जहरखुंद मुस्कुराहट थी, जैसे किसी शिकार को बेबस देखकर दरिंदा खुश होता है। ये खाना तुम्हारे लायक नहीं है। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। अगले ही लम्हे उसने मेरे हाथ से थाली झपटी और फर्श पर दे मारी। रोटी, सालन और चावल जमीन पर बिखर गए। मेरा पेट सुबह से खाली था। भूख की शिद्दत से सर चकरा रहा था, मगर फराह के कह गए मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। उठा लो, अगर इतनी ही भूख है तो जमीन से चुनकर खा लो, उसने तंजिया कहा। मेरी आंखों में आंसू भर आए, मगर मैंने उनको गिरने नहीं दिया। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और मजबूत आवाज में कहा, मेरा नसीब मेरा रब लिखता है, तुम नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक शायद यही जुमला था जो मैंने उसी लम्हे सीखा। मेरी माँ की वफात को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। वो बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार, मगर घर में उसका हाल पूछने वाला कोई न था। मेरे वालिद बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते और माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। फिर एक दिन वो इस दुनिया से चली गई और मेरे लिए दुनिया की हर रोशनी बुझ गई। माँ के जाने के बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, फराह से। वो हसीन थी, चालाक थी और शायद इसीलिए अब्बू उसके जाल में फंस गए थे। शुरू के चंद दिनों में ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो मुझसे नफरत करती है। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे, अपनी माँ के साथ क्यों नहीं चली गई, वो अक्सर कहती। अब्बू के सामने वो मीठे बोल बोलती, मगर जैसे ही वो नजरों से ओझल होते उसका रवैया बदल जाता। मेरी किताबें छीन ली गई, मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया गया। अब मैं एक खादमा बन चुकी थी जो सुबह से शाम तक घर के काम करती और फिर भी गालियां सुनती। ये सफाई क्यों सही से नहीं की, बर्तन क्यों सही से नहीं धोए, तुम निखच्चू हो, बेकार हो। अब्बू को शायद खबर भी ना थी कि उनकी बेटी किस जहन्नुम में जी रही थी, या शायद उन्हें खबर थी, मगर वो फराह के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। और आज जब उसने मेरा खाना जमीन पर फेंका, मुझे एहसास हुआ कि मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करूंगी। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी जीने का हक है। ये मेरा ऐलान था। मैं इस जुल्म के आगे झुकने वाली नहीं थी। अब्बू के दिल में मेरे लिए जो कुछ भी मोहब्बत बची थी वो फराह की जहरीली बातों में दब चुकी थी। मैं उन्हें कुछ कहने चाहती तो वो या तो टाल देते या सख्ती से डांट कर खामोश करवा देते। फराह कह रही थी कि तुमने आज भी बर्तन सही से नहीं धोए, है ना? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैंने बेबसी से उन्हें देखा। अब्बू, मैं मजीद कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता। उनका लहजा सख्त हो जाता और मैं चुप हो जाती। कुछ दिनों के बाद फराह ने एक नया फैसला सुना दिया। ये स्कूल नहीं जाएगी, अब बड़ी हो गई है, घर के काम सीखने चाहिए। मगर इसकी पढ़ाई, अब्बू हल्के से बोले। लेकिन फराह ने फौरन उनके कंधे दबाने शुरू कर दिए। पढ़ाई करके क्या करेगी? आखिरकार शादी ही तो होनी है ना। वैसे भी मैं अकेली इतने काम नहीं कर सकती। अब्बू खामोश हो गए और मेरी दुनिया मजीद तंग हो गई। अब मेरा दिन सुबह सवेरे शुरू होता। फराह मुझे जगा देती और कहती, जल्दी करो, चाय बनाओ। पूरा दिन बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू देना और सुनने को सिर्फ तंज और ताने मिलते। खाने के वक्त भी मुझ पर रहम नहीं किया जाता। कभी आधा सालन दिया जाता, कभी बची कुची रोटी। अगर मैं ज्यादा मांगती तो फराह की आंखें गजबनाक हो जाती। ज्यादा खाने की आदत मत डाल, खैरात पर पल रही हो। अब्बू सब कुछ देखकर भी अनजान बने रहे। एक दिन अब्बू ने बताया कि उन्हें कारोबारी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं उनकी आंखों में देख रही थी कि शायद वो एक बार मेरे सर पर हाथ रख दें, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, फराह का कहना मानना, बदतमीजी मत करना। मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया। अब्बू के जाने के अगले ही दिन फराह ने फैसला कर लिया, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मेरा दिल धक से रह गया। मगर मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने आंखों में आंसू लिए पूछा। जहन्नुम में जाओ, बस यहां से निकलो। मेरी मुजाहिमत बेकार गई। चंद ही लम्हों में मेरे हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें मेरे चंद कपड़े और माँ की तस्वीर थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ और मैं बाहर खड़ी रह गई। रात की स्याही मेरे दिल की स्याही जैसी थी। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे कदम बेसिमती में आगे बढ़ने लगे। सर्दी की रात थी और मैं गलियों में अकेले भटक रही थी। पैरों में चप्पल तक न थी और रास्ते की सख्त जमीन मेरे वजूद से ज्यादा मेरे दिल को जख्मी कर रही थी। घर के दरवाजे पर जो आखिरी ठोकर मिली थी वो मेरे अंदर कहीं गहरी लग चुकी थी। मैं कहाँ जाऊं? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था, मगर इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने एक सुनसान गली में बेंच देखा और बस वहीं दुबक कर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे और पेट में भूख की आग लगी थी। कुछ ही देर के बाद 3 औबाश लड़के उसी गली में आ निकले। हो, ये कौन है? उनमें से एक ने सीटी बजाई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मैं फौरन खड़ी हो गई और दूसरी तरफ भागने लगी, मगर वो मेरा रास्ता रोकने लगे। कहाँ जा रही हो ऐसे अकेले रात में? दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे जाने दो, मैंने सख्त लहजे में कहा, मगर मेरा लरसता हुआ बदन मेरी बेबसी जाहिर कर रहा था। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन अचानक खबरदार आगे बढ़े तो एक भारी आवाज गूंजी और सब लड़के सहम गए। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग खातून हाथ में छड़ी लिए खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर वकार था। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक बच्ची को तंग करते हो, दफा हो जाओ यहां से। लड़के बड़बड़ाते हुए पलट गए। मैं लरसते हुए उन खातून की तरफ देखने लगी। बेटी, तुम यहां इस हालत में क्या कर रही हो? मैं खामोश रही, मगर मेरी आंखों में दर्द था। वो समझ गई। चलो मेरे साथ चलो। मैं नहीं जानती थी कि यह फैसला सही था या नहीं, मगर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। नसरीन बीबी मुझे अपने साथ ले गई। उनका घर छोटा था, मगर जितना भी था मेरे लिए जन्नत से कम नहीं था। बेटी, तुम यहाँ महफूज हो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितने अरसे के बाद किसी ने मुझे बेटी कहकर पुकारा था। अगली सुबह नसरीन बीबी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, तुम अपनी तालीम मुकम्मल करोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये जुमला सुनकर पहली बार मुझे लगा कि शायद जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है। बेटी, अगर किस्मत ने तुझे मुझ तक पहुंचाया है तो मैं भी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मेरे अंदर उम्मीद की एक रोशनी जागी। पढ़ना चाहती हो ना? नसरीन बीबी ने प्यार से पूछा। जी अम्मा, अब रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मैं दिन रात मेहनत करती, क्लास में सबसे आगे रहने की कोशिश करती। हर नंबर, हर कामयाबी मेरे इस अज़म को तक़वियत देता कि मुझे खुद को और दुनिया को साबित करना है। मगर किस्मत के खेल अभी ख़त्म नहीं हुए थे। नसरीन बीबी का एक बेटा भी था, जावेद। वो एक मफाद परस्त और खुदगर्ज शख्स था जो चाहता था कि माँ की पूरी जायदाद सिर्फ उसके कब्जे में रहे। ये कौन है? जावेद ने पहली बार मुझे देखकर सख्त लहजे में पूछा था। मेरी बेटी है, नसरीन बीबी ने जवाब दिया, जिस पर उसके माथे पर तेवरियां उभर आईं। माँ, ये बेटी कहाँ से आ गई? यह हमारी जायदाद पर नजर रखे बैठी है। मैंने हैरत से नसरीन बीबी की तरफ देखा। वो मुस्कुराई और बोली, जावेद, अगर जायदाद की फिक्र है तो मत कर, अल्लाह सबका रिज्क देता है। मगर जावेद कहाँ बाज आने वाला था। उसने मुझसे नफरत करना शुरू कर दी। वो रोज बहाने बहाने से मुझे तंग करता। ये लड़की तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है माँ, ये हमें लूटने आई है। जावेद, वो मेरी बेटी जैसी है, तुम्हें क्यों इससे मसला है? क्योंकि ये हमारे लिए खतरा है। मैं खामोश रही, मगर अंदर ही अंदर जानती थी कि ये शख्स मेरी जिंदगी को मुश्किल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। और एक दिन वो मौका पा गया। माँ, ये लड़की चोरी करती है, जावेद ने एक दिन अचानक ऐलान किया। नसरीन बीबी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। क्या बकवास कर रहे हो जावेद? उन्होंने गुस्से से पूछा। ये लो देख लो, मैंने खुद इसके कमरे में पैसे रखे और देखो ये सब गायब है। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से निकल गई हो। ये इल्जाम मेरी इज्जत और मेहनत पर एक हमला था, मगर मैंने अपनी आंखों में आंसू लिए सिर्फ एक जुमला कहा, माँ, मैंने अपने पैसे कमरे में रखे थे, लेकिन आज वो गायब है और इस घर में नया कौन आया है? जावेद ने उंगली मेरी तरफ उठाई। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आवाज़ कँपा रही थी, मगर मेरे अल्फाज में सच्चाई थी। नसरीन बीबी ने गहरी सांस ली। जावेद, तुम्हें यकीन है कि तुमने अच्छी तरह देखा? जी माँ, और अगर यकीन नहीं तो इसके कमरे की तलाशी ले लो। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जावेद के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले ही जानता हो कि क्या होने वाला है। नसरीन बीबी ने मेरी तरफ देखा। उनकी नज़रों में हल्का सा शक था जो मेरे दिल को छलनी कर गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो भी मुझ पर लम्हा भर के लिए भी शक करेंगी। ठीक है, देख लेते हैं। उनकी आवाज़ में नरमी थी, मगर मैंने बेबसी महसूस की। जावेद मुस्कुराता हुआ मेरे कमरे में गया और पलंग के नीचे से एक लिफाफा निकाला। ये देखें, ये मेरे पैसे हैं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद को जीते जी जला दिया हो। ये झूठ है, मैंने बुलंद आवाज में कहा। मैंने कुछ नहीं किया। नसरीन बीबी लिफाफा पकड़कर गौर से देखने लगी, फिर उनके चेहरे के रंग बदलने लगे। ये लिफाफा तो वही है जो मैंने तुम्हें दिया था जावेद, तुम्हें याद है? इस पर मैंने निशान लगाया था। जावेद के चेहरे का रंग फक हो गया। माँ, आप गलत समझ रही हैं। नहीं जावेद, मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। उनकी आंखों में बेपनाह गुस्सा था। तुमने मुझ पर शक करवाया, तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी बेटी जैसी बच्ची की सच्चाई पर सवाल करूं। नसरीन बीबी की आवाज़ लरस रही थी, मगर वो गुस्से और दुख से भरी हुई थी। जावेद, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहाँ से उठाया था? तुम भी तो एक यतीम बच्चे थे जिसे मैंने सड़क से उठाकर अपनी औलाद बनाया, और अगर तुम्हें वो वक्त याद होता तो आज तुम ऐसा न करते। जावेद की नज़रें ज़मीन पर जम गई। नसरीन बीबी के अल्फाज ने उसे अंदर तक हिला दिया था। माँ, मुझे माफ़ कर दे, वो कांपती हुई आवाज़ में बोला। ये माफ़ी तुम्हें हिना से मांगनी चाहिए। जावेद ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। हिना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने खामोशी से नसरीन बीबी की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से कहा। जावेद की साजिश नाकाम हो चुकी थी, मगर उस वाक़े ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। ये दुनिया इतनी जालिम क्यों थी? क्यों लोग एक बेसहारा लड़की को हर हाल में गिराना चाहते थे? लेकिन मैं जानती थी
कि अगर मैं गिर गई तो फिर कभी खड़ी नहीं हो सकूंगी, और मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुई थी। नसरीन बीबी ने मेरे सर पर हाथ रखा। बेटी, दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। कुछ तुम्हें नीचा दिखाएंगे, कुछ तुम्हें उठाएंगे। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलना है। उनके अल्फाज मेरे लिए मशीले राह बन गए। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दूंगी। फिर वो दिन आ गया जिसका मैं शिद्दत से इंतजार कर रही थी। मैट्रिक के इम्तहानात। मैंने दिन रात मेहनत की, रातों को जाग कर पढ़ाई की और खुद को दुनिया से काट लिया। इम्तहानात खत्म हुए तो मैंने सुकून का सांस दिया, मगर असल इम्तहान तो अब शुरू होना था। नताइज का दिन आ गया। मेरा दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। मैंने धड़कते दिल के साथ अपना नतीजा देखा, और जैसे ही मेरी नंबरों पर नजर पड़ी, मेरी आंखें हैरत और खुशी से फैल गईं। अम्मा, मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। नसरीन बीबी ने मुझे सीने से लगा लिया। माशाअल्लाह, मुझे मालूम था मेरी बेटी सबसे आगे निकलेगी। मेरे लिए ये कामयाबी सिर्फ नंबरों की जीत नहीं थी, बल्कि उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा था जिन्होंने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जो मुझे कुचलने के ख्वाब देख रहे थे। उस दिन नसरीन बीबी के एक पुराने जानने वाले अहमद साहब हमारे घर आए। वो एक बड़े तालीमी इदारे से वाबस्ता थे और नसरीन बीबी के कहने पर मेरा नतीजा देखने आए थे। बेटा, तुम्हारी काबिलियत देखकर मुझे खुशी हुई। मैं तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त कर सकता हूँ। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी तालीम का खर्च मैं उठाऊंगा। ये सुनकर मैं हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात में खो गई। क्या वाकई? मेरी आवाज़ कांप रही थी। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी मेहनत जारी रखोगी और कभी हिम्मत नहीं हारोगी। मैंने नम आंखों से सर हिलाया। जिंदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देता है। जिंदगी एक नई राह पर गामजन थी। मैंने स्कॉलरशिप कबूल कर ली और एक बेहतरीन कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज का पहला दिन था और मैं पुरजोश होने के साथ साथ थोड़ी नर्वस भी थी। मैंने खुद को बारहा यकीन दिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन किस्मत के अपने ही खेल होते हैं। ओफो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी मोअज़्ज़िज़ कॉलेज टॉपर यहाँ कैसे? ये आवाज़। मेरा दिल एक लम्हे के लिए थम गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और सामने हमजा खड़ा था, मेरा सौतेला भाई। वही जो कभी मुझे मेरी औकात याद दिलाता था, जो फराह के कहने पर मुझसे नफरत करता था। यहाँ क्या कर रही हो? कोई गलती तो नहीं हो गई तुम्हारे एडमिशन में? वो जहर खुद मुस्कुराहट के साथ बोला। मेरी उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गई, मगर मैंने खुद को पुरसुकून रखा। मैंने मेरिट पर दाखिला लिया है। हमजा, तुम्हारी तरह सिफारिश से नहीं आई। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। ओहो, जबान भी चलने लगी है। लेकिन याद रखना, जितनी ऊंचाई पर जाओगी, गिरना भी उतना ही दर्दनाक होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, जो हिकारत से भरी हुई थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये नफरत सिर्फ मेरा हौसला तोड़ने के लिए थी। मैं खामोश रही, क्योंकि मेरा जवाब मेरी कामयाबी थी। क्लास में सभी मेरे रिजल्ट के बारे में जान चुके थे। कुछ लोग मेरी इज्जत करने लगे, कुछ रश करने लगे और कुछ मेरी नाकामी का इंतजार करने लगे। हमजा उन्हीं में से एक था। वो हर मौके पर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करता, मेरे लिबास पर, मेरे रहन सहन पर तबसरा करता, लेकिन मैंने उसे हमेशा नज़रअंदाज किया। ये सब बर्दाश्त क्यों करती हो? मेरी दोस्त सायरा ने एक दिन पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं इन जैसी नहीं बनना चाहती। वक्त सबको उनकी जगह दिखा देता है। उस रात जब मैं नसरीन बीबी के पास बैठी थी, उन्होंने मेरा माथा चूमा और कहा, बेटी, जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वो खुद गिर जाएंगे। तुम बस अपना रास्ता मत छोड़ना। मैंने दिल ही दिल में दुआ की और खुद से वादा किया कि मैं हमजा की बातों को अपनी राह में रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैं जानती थी कि रास्ता आसान नहीं, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि जिंदगी एक नए मोड़ पर आ रही थी। कॉलेज के बाद मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो चुका था और मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, लेकिन जिंदगी हमेशा वो नहीं देती जिसकी हम तवक्को करते हैं। कभी कभी वो कुछ ऐसा सामने ले आती है जो हमें आजमाता है। यूनिवर्सिटी का पहला हफ्ता था। मैं लाइब्रेरी में बैठी अपने नोट्स बना रही थी जब किसी ने मेरे सामने एक किताब रखी। ये किताब शायद तुम्हारे काम आ सके। मैंने सर उठाकर देखा। एक खुशशक्ल नौजवान मेरे सामने खड़ा था। सफ़ेद शर्ट, गहरी आंखें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। शुक्रिया, मगर मैंने तो ये नहीं मांगी थी। हाँ, मगर मैंने देखा कि तुम बार बार यही हवाला तलाश कर रही हो, तो मैंने सोचा कि मदद कर दूं। मैंने किताब ली और शुक्रिया अदा किया। वैसे मेरा नाम हसान है और तुम? हिना। ये मेरी और हसान की पहली मुलाकात थी और शायद मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि यह आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक कहानी का आगाज था। वक्त गुजरता गया। यूनिवर्सिटी में मेरी और हसान की मुलाकातें बढ़ती गईं। वो पढ़ाई में भी अच्छा था और दूसरों से अलग भी। तुम हमेशा इतनी संजीदा क्यों रहती हो? एक दिन उसने हंसते हुए पूछा। जिंदगी ने हंसने के ज्यादा मौके नहीं दिए, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तो फिर शायद वक्त आ गया है कि तुम्हें हंसना सिखाया जाए।
हसान की बातों में सच्चाई और अपनायत थी और शायद इसीलिए मैंने पहली बार किसी से खुलकर बात करना शुरू की। लेकिन एक दिन हकीकत ने मुझे चौंका दिया। तुम्हें मालूम है, हसान की मंगनी बचपन में ही तय हो चुकी है, सायरा ने अचानक कहा। मेरे हाथ में पकड़ी किताब जमीन पर गिर पड़ी। क्या? हाँ, उसकी मंगेतर माहीन बहुत अमीर घराने से है, बस रस्मी ऐलान बाकी है। मेरे दिल को एक धचका लगा। मैं नहीं जानती थी कि यह खबर मेरे लिए क्यों इतनी अहम थी, मगर शायद कहीं ना कहीं मैं हसान को एक दोस्त से ज्यादा महसूस करने लगी थी। उस रात में बहुत देर तक छत पर बैठी रही। मैंने खुद को समझाया कि हसान और मैं सिर्फ दोस्त हैं और बस। मेरी जिंदगी में पहले ही इतनी मुश्किलात हैं, मैं इन चीजों में नहीं पड़ सकती। लेकिन दिल को समझाना इतना आसान नहीं होता। मैंने खुद से एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी इज्जत और अपनी मेहनत और अपने ख्वाबों को किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी। यूनिवर्सिटी की जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, मगर मैं जानती थी कि यह सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहने वाला। हसान की मंगेतर माहीन की मौजूदगी ने मेरे लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। माहीन एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी, जो खूबसूरती और गुरूर का इम्तिजाज थी। उसके नजदीक दुनिया में दौलत सब कुछ थी और जो चीज वो चाहती वो किसी भी कीमत पर हासिल कर लेती। मुझे शुरू में अंदाजा नहीं था कि माहीन मेरे वजूद को अपने लिए खतरा समझ रही है, मगर जल्द ही उसका रवैया बदलने लगा। पहले वो मुझे नजरअंदाज करती रही, फिर तंजिया जुमले कसने लगी। हसान को तुम्हारी दोस्ती की जरूरत नहीं, वो तुम पर सिर्फ तरस खा रहा है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी। तुम जैसे लोग हमेशा दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए आते हैं, मगर मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी। उसके अल्फाज में दुश्मनी थी। मैंने जवाब देना चाहा, मगर फिर सोचा कि खामोशी ही बेहतर है। मैं उसकी सतह तक नहीं गिर सकती थी। माहीन को अंदाजा हो चुका था कि मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए उसने मेरे खिलाफ एक खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। एक दिन यूनिवर्सिटी में खबर फैली कि मेरे किरदार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तुम्हें मालूम है, हिना के बारे में अजीबोगरीब बातें हो रही हैं, सायरा ने आकर घबराए हुए लहजे में कहा। क्या मतलब? मेरा दिल धड़क उठा। कोई कह रहा है कि तुम हसान को फांसने की कोशिश कर रही हो और तुम्हारा किसी और के साथ भी चक्कर है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। ये सब झूठ है, मैंने सख्ती से कहा। यही तो मसला है, झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। यूनिवर्सिटी में मेरे बारे में अफवाहें गर्दिश करने लगी। लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, कानाफूसी होने लगी। कुछ लड़कियां मुझसे कतराने लगी और कुछ खुलकर मेरे खिलाफ हो गई। पता नहीं ऐसी लड़कियां यहाँ कैसे आ जाती हैं। कितनी शरीफ बनती थी और अब देखो, मैंने जब्त कर लिया। मगर यह सब मेरे लिए आसान नहीं था। माहीन अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और हसान के सामने मेरे खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। हसान, तुम्हें मालूम है लोग क्या कह रहे हैं? मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हें परवाह होनी चाहिए। तुम्हारी इज्जत दांव पर लग रही है। हसान ने उसकी बात को ज्यादा संजीदा नहीं लिया, मगर उसका रवैया थोड़ा बदला बदला लगने लगा। आखिरकार माहीन ने आखिरी बार कर दिया। एक दिन यूनिवर्सिटी में अचानक एक वीडियो वायरल हो गई, जिसमें मुझे एक लड़के के साथ खड़े बात करते दिखाया गया था। वो वीडियो एडिट शुदा थी, मगर इतनी होशियारी से कि आम लोग फर्क नहीं समझ सकते थे। देखो, मैं ना कहती थी कि इतनी मासूम बन रही थी। मैंने अपने मोबाइल पर वीडियो देखी और मेरे हाथ कांपने लगे। ये सब एक सोचा समझा मंसूबा था। जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो मैंने एक फैसला किया, मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं ये इल्जाम अपने सर नहीं लेने वाली थी। अगर मैं खामोश रही तो ये झूठ हमेशा सच समझा जाएगा। मैं सीधा यूनिवर्सिटी के डीन के पास गई और उन्हें बताया कि ये वीडियो झूठी है, ये इल्जामात गलत हैं और मैं इसका सबूत ला सकती हूँ। डीन ने मामले की तहकीक का हुक्म दिया। IT डिपार्टमेंट ने वीडियो की जांच की और जल्द ही हकीकत सामने आ गई। ये वीडियो एडिट की गई थी। ये वीडियो जाली है और किसी ने जानबूझकर इसे बनाया है। यूनिवर्सिटी के सब लोग हैरान रह गए। जो कल तक मुझे बदनाम कर रहे थे, आज शर्मिंदा खड़े थे। जब मजीद तहकीकात हुई तो पता चला कि ये सब माहीन की चाल थी। वो खुद को होशियार समझ रही थी, मगर टेक्नोलॉजी ने उसे बेनकाब कर दिया था। ये तुमने क्या किया माहीन? हसान ने गुस्से से पूछा। मैं तो सिर्फ हसान को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो घबरा गई। बचाने की या खुद को महफूज रखने की? तुमने हिना को तबाह करने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपना रिश्ता गैर महफूज महसूस हो रहा था। माहीन लाजवाब हो चुकी थी। माहीन को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उसके वालिदैन को जब ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने शर्मिंदगी के मारे उसे मुल्क से बाहर भेज दिया। हसान ने मुझसे माफी मांगी, मगर मैं जानती थी कि ये सब मेरे लिए एक सबक था। दुनिया हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम सच पर हो तो एक न एक दिन जीत तुम्हारी ही होगी। माहीन की साजिश बेनकाब होने के बाद यूनिवर्सिटी में मेरे खिलाफ चलने वाली अफवाहें दम तोड़ गई। लोग जो कल तक मुझे शक की नजरों से देख रहे थे, आज खामोश थे। मगर मैं जानती थी कि ये दुनिया किसी के लिए भी आसान नहीं होती। अगर एक बार माहीन हार गई थी तो कल कोई और मेरी राह में कांटे बिछाने के लिए तैयार होगा।
माहिन के चले जाने के बाद हसन कुछ दिनों तक खामोश रहा। फिर एक दिन उसने मुझे यूनिवर्सिटी के बागीचे में जा लिया। है ना, एक बात करनी है। कहो, मैंने उसकी आंखों में देखा। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों। वो रुका, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम एक साथ जिंदगी गुजारें। मेरा दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़का, मगर फिर मैंने खुद पर काबू पा लिया। हसन, ये सब मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं? माहिन अब हमारी जिंदगी से जा चुकी है। तुम्हें किसी का डर नहीं होना चाहिए। मैंने एक गहरी सांस ली। ये डर की बात नहीं है हसन, ये मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाबों और मेरी इज्जत की बात है। मैंने अभी तक बहुत कुछ सहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरी पहचान किसी की बीवी या किसी के साए में छुप कर रहे। मुझे अपने कदमों पर खड़ा होना है, खुद को मनवाना है। हसन ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। क्या मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं? मोहब्बत अपनी जगह, मगर मेरी इज्जत और मेरे ख्वाब मेरे लिए ज्यादा अहम है। उसके चेहरे पर मायूसी के आसार नुमाया हुए, मगर मैंने अपने फैसले पर कोई नरमी नहीं दिखाई। यूनिवर्सिटी मुकम्मल होते ही मैंने नौकरी के लिए दरखास्तें देनी शुरू कर दी। मैंने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया और अपनी मेहनत के बल पर मुंतखब भी हो गई। नसरीन बीबी की आंखों में खुशी के आंसू थे जब मैंने उन्हें यह खबर दी। बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई, सब्र और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। मैंने उनके हाथ चूम लिए। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है अम्मा। नौकरी का पहला दिन मेरे लिए किसी ख्वाब से कम न था। मैंने जिस दुनिया के बारे में हमेशा सोचा था, अब मैं उसका हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी मुझे बहुत आगे जाना था। जिंदगी एक बार फिर नई राहों पर गामजन थी। मैं एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही थी। इज्जत, खुद मुख्तारी और वो सब कुछ हासिल कर चुकी थी जिसके लिए मैंने बरसों जिद्दोजहद की थी। मैं अपने काम में मसरूफ थी जब एक दिन नसरीन बीबी ने एक ऐसी खबर दी जिसे सुनकर लम्हा भर के लिए मेरा दिल रुक सा गया। बेटी, फराह बहुत बुरे हाल में है। मेरा जिस्म जैसे साकत हो गया। क्या? मैंने बेयकीनी से पूछा। हाँ, उसका कारोबार तबाह हो चुका है और तुम्हारे वालिद का भी इंतकाल हो गया। यह खबर मेरे लिए अजीब थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं इस पर खुशी मनाऊं या अफसोस करूं। कुछ दिनों के बाद मैंने सायरा से सुना कि फराह और उसके बच्चे किराए के एक छोटे से मकान में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। वक्त ने उन्हें वो सबक दिया जो शायद कोई और ना सिखा सकता था। सायरा ने तंजिया कहा। मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि मेरे दिल में उस औरत के लिए रहम नहीं था, मगर क्या मुझे वाकई इस पर खुश होना चाहिए? एक दिन ऑफिस से वापसी पर मैंने किसी को अपने सामने खड़े पाया। हमजा, है ना? उसकी आवाज में अजीब सी शर्मिंदगी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सर्द लहजे में पूछा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब कहने को क्या बचा है? जब मेरी जिंदगी जहन्नुम बन रही थी तब तुम कहाँ थे? हमजा की नजरें झुक गई। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अम्मी बहुत बुरे हाल में है और मैंने पहली बार जिंदगी में सीखा है कि जो किसी के साथ बुरा करता है उसे खुद भी वही सहना पड़ता है। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। वही हमजा जो कभी मेरा मजाक उड़ाया करता था आज बेबस खड़ा था। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? क्योंकि तुम मुझसे बेहतर इंसान हो, और शायद इसलिए कि तुम जानती हो कि जब कोई बेबस हो जाता है तब उस पर रहम करना सबसे बड़ी जीत होती है। मैंने गहरी सांस ली। क्या मैं वाकई उन्हें माफ कर सकती थी? ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, मगर आज वही लोग मेरे दर पर मदद के तलबगार खड़े थे। मैं जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं होगा। हमजा के अल्फाज मेरे दिल में गूंज रहे थे। वही हमजा जो कभी मेरी तजलील करता था आज नदामत के बोझ तले झुका हुआ था। वो अपनी माँ, यानी मेरी सौतेली माँ फराह के लिए मदद मांग रहा था। मैंने सोचा था कि अगर कभी ये दिन आया तो मैं इन सबको वही तकलीफ दूंगी जो इन्होंने मुझे दी थी। लेकिन अब जब वक्त ने खुद उनका इंसाफ कर दिया था तो मेरे दिल में इंतकाम की आग नहीं बल्कि एक अजीब सी बेहिस्सी थी। अगले दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी थी जब मेरी सेक्रेटरी ने आकर इत्तला दी। मैडम, एक औरत आपसे मिलना चाहती है। वो कह रही है कि वो आपको जानती है और बहुत जरूरी बात करना चाहती है। कौन है? फराह नाम है उसका। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़का, मगर मैंने खुद पर काबू रखा। उसे अंदर भेज दो। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। वो वही फराह थी, लेकिन वो मगरूर, जहर उगलती हुई औरत कहीं खो चुकी थी। उसके चेहरे पर गुर्बत और परेशानी की लकीरें नुमाया थी। उसके कीमती लिबास की जगह एक सादा सा जोड़ा था और उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कती थी। बेटी, उसकी आवाज लरज रही थी। बेटी? मुझे यकीन नहीं आया कि ये वही औरत थी जो मुझे कदमों की धूल समझती थी। यहाँ क्यों आई हो? मैंने सपाट लहजे में पूछा। मेरी गलतियों को माफ कर दो हिना। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं बेबस हूँ। हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमजा भी नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा है और हम एक वक्त की रोटी के मोहताज हो चुके हैं। मैं खामोशी से उसे देखती रही। हिना,
मैंने तुम्हें बहुत सताया, मैंने तुम्हें घर से निकाला, तुम्हारी जिंदगी अजीरन बनाई, मगर शायद अल्लाह ने मुझे मेरी सजा दे दी। मैंने ठंडी सांस ली। और अब तुम्हें क्या चाहिए? बस एक मौका, कहीं नौकरी मिल जाए, कुछ छोटा सा काम, ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। ये वही औरत थी जो कभी कहती थी कि मैं किसी काबिल नहीं हूं, और आज वही औरत मुझसे रोजी मांग रही थी। मैंने कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर देखा। यही वक्त था जब मैं फैसला करती कि मैं अपनी सौतेली माँ जैसा बनना चाहती हूँ या उससे बेहतर। मैंने पलटकर फराह की आंखों में देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें नौकरी दूं तो एक शर्त होगी। कौन सी शर्त? मैंने सर्द लहजे में कहा। तुम्हें सबके सामने अपनी गलतियों का एतराफ करना होगा। फराह के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये मेरा इंतकाम नहीं था, बल्कि उसका आखिरी इम्तहान था। अब देखना था कि वो इस इम्तहान में कामयाब होती है या नहीं। फराह की आंखों में बेयकीनी थी। वो कभी मेरी तरफ देखती, कभी झुकी नजरों से जमीन को घूरती। सबके सामने? उसने आहिस्ता से कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि मैंने वाकई यही शर्त रखी है। हाँ, सबके सामने। मेरा लहजा सख्त था, मगर जज्बात में तवाजुन था। ये मेरी शर्त नहीं थी, ये इंसाफ था। अगर मैंने अपनी जिंदगी में कदम ब कदम अपनी सच्चाई साबित की थी, तो इसे भी अपनी गलतियों को कबूल करना होगा। फराह ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली। वो जानती थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं सबके सामने एतराफ करूंगी। अच्छा फैसला, मैंने मुख्तसर जवाब दिया और अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर कहा, ऑफिस के तमाम मुलाजमीन को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाए। फराह ने मुझे बेयकीनी से देखा। शायद वो सोच रही थी कि मैं इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं करूंगी, मगर मैं फैसला कर चुकी थी। अगर इसे अपनी गलतियों पर वाकई शर्मिंदगी है, तो इसे अपनी इज्जत बचाने के लिए मजीद झूठ नहीं बोलने दूंगी। कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के तमाम मुलाजमीन जमा हो चुके थे। मैं कुर्सी पर बैठी और फराह मेरे सामने खड़ी थी। ये खातून जो आज मेरे पास मदद के लिए आई है, मेरी सौतेली माँ है, मैंने कहना शुरू किया। कमरे में सरगोशियां होने लगी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खामोशी से सुन रहे थे। यही वो औरत है जिसने मुझे बचपन में घर से निकाला, मुझ पर जुल्म किए, मेरे वालिद को मेरे खिलाफ कर दिया और मुझे बेयार व मददगार छोड़ दिया। फराह की नजरें जमीन पर जमी थी और आज ये मेरे दर पर खड़ी हैं, मदद मांगने आई हैं। मैंने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर सीधा फराह की तरफ देखा। अब सबके सामने बोलो फराह, सबको बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया और आज तुम किस हाल में हो। फराह की सांस बेतरतीब हो रही थी, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। मैंने हिना के साथ जुल्म किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने इसे हमेशा कमतर समझा, इस पर जुल्म किए, इसके ख्वाब छीन लिए। मैंने इसे घर से निकाला, इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मगर वक्त ने मुझे वही दर्द दिया जो मैंने किसी और को दिया था। आज मैं खुद बेसहारा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ और अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मैंने लंबी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी दूंगी, मगर ये बात याद रखना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। फराह ने मेरे हाथ थामने की कोशिश की, मगर मैं पीछे हट गई। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फराह के आंसू बह रहे थे और पूरे कमरे में खामोशी थी। मैंने देखा कि वहां मौजूद कुछ लोग हैरान थे, कुछ मुतासिर और कुछ सोच रहे थे कि मैंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन के लिए दरवाज़ा क्यों खोला। अब तुम्हें क्या चाहिए फराह? मैंने संजीदगी से पूछा। वो रो पड़ी। बस एक मौका, मैं अपनी बाकी जिंदगी अपनी गलतियों का कफारा देने में गुजारना चाहती हूँ। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन यहाँ एक उसूल है, यहाँ हर शख्स अपनी मेहनत से कमाता है, सिफारिश या ताल्लुकात से नहीं। अगर तुम वाकई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो तो तुम्हें काम करना होगा, ईमानदारी से। फराह ने जल्दी से सर हिलाया। मुझे मंजूर है। मैंने कंपनी के एचआर मैनेजर की तरफ देखा। इनके लिए एक मुनासिब पोजीशन तलाश करें। फराह के बाद हमजा और उसकी बहन भाई भी मुझसे मिलने आए। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी थी। वही हमजा जो यूनिवर्सिटी में मेरे खिलाफ बातें करता था, आज निगाहें झुकाकर खड़ा था। हिना, हम शर्मिंदा हैं। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। अब शर्मिंदगी का क्या फ़ायदा हमजा? मैंने तलखी से कहा। हमें एहसास हो गया है कि हम गलत थे। उसकी बहन ने आहिस्ता से कहा। अगर हमने वक्त पर माँ को रोका होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो अब आप क्या चाहते हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। बस तुम हमें माफ़ कर दो। मैंने गहरी नज़र उन सब पर डाली। ये वही लोग थे जो कभी मेरी तजलील करते थे, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना देते थे, और आज उनकी दुनिया बिखर चुकी थी। मैं माफ़ कर सकती थी, मगर भूल नहीं सकती थी। मैं तुम सबको माफ़ करती हूँ, मगर याद रखो, वक्त सबका आता है। जब तुम्हें इख्तियार हासिल था तब तुमने जुल्म किया। आज जब मैं ताकतवर हूँ तो मैं तुम्हें वही दर्द लौटाने के बजाय एक मौका दे रही हूँ। इसलिए नहीं कि तुम इसके मुस्तहिक हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। तुम हमसे कहीं बेहतर हो हिना।
मैंने आखिरी नज़र फराह पर डाली। वो वाकई बदली हुई लग रही थी। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि शायद वक्त ने उसे सिखा दिया है कि जिंदगी में गुरूर और जुल्म का अंजाम क्या होता है। ये मेरी कहानी का एक नया मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जहां मैंने सीखा कि सबसे बड़ी जीत इंतकाम नहीं बल्कि अपनी अजमत को साबित करना होता है। फराह, हमजा और उसके बहन भाई मेरी नज़रों के सामने खड़े थे, शिकस्ता, बेबस और शर्मिंदा। वो लोग जो कल तक मुझे मेरी औकात याद दिलाते थे, आज मेरी दी गई दूसरी जिंदगी के तलबगार थे। ये लम्हा मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। मैं चाहती तो उन सबको जलील करके निकाल सकती थी, उन्हें वही तकलीफ दे सकती थी जो उन्होंने मुझे दी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं भी वैसे ही बन गई तो मुझ में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। फराह ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, हिना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं जानती हूँ कि मैं किसी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया तो शायद मैं कभी सुकून से जी नहीं सकूंगी। माफ़ी का तलबगार सिर्फ ज़बान से नहीं होता, अमल से भी होना चाहिए। फराह, तुमने अपनी ज़िंदगी में दूसरों को कमतर समझा, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, और आज जब वक्त तुम पर पलटा है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि तकब्बुर का अंजाम क्या होता है। मुझे एहसास हो चुका है ना। वो रो पड़ी। मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम वाकई अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो तो तुम्हें सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि खुद से भी माफ़ी मांगनी होगी। तुम्हें उस वक्त नदामत होनी चाहिए जब तुम आईने में अपनी शक्ल देखो और ये एहसास हो कि तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की। हमजा आगे बढ़ा, हिना, मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैं हमेशा तुम्हें कमज़ोर समझता रहा, तुम्हारा मजाक उड़ाता रहा, मगर हकीकत यह है कि तुम हम सबसे ज़्यादा मजबूत निकली। उसकी बहन ने भी आंसुओं के साथ कहा, हमें फ़ख्र करना चाहिए था कि तुमने सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल किया, लेकिन हमने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। आज हमें समझ आ रहा है कि हम खुद कितने हकीर थे। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, मैं तुम सबको माफ़ करती हूँ, लेकिन याद रखना, माफ़ी मांगना आसान होता है मगर सच्चे दिल से बदलना मुश्किल। अगर तुम वाकई बदले हो तो अपनी ज़िंदगी में वही गलतियाँ दोबारा मत दोहराना जो तुमने मुझसे की थी। हमजा ने सर झुका दिया था। हम वादा करते हैं ना, ये मेरी जीत थी, ना फराह को जलील करके, ना हमजा को नीचे दिखाकर, बल्कि अपने वक़ार और अपने उसूलों को कायम रखते हुए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, मगर उनकी दी हुई तकलीफ को हमेशा के लिए याद रखा। जिंदगी ने एक और इम्तहान ले लिया और मैंने खुद को उसमें कामयाब पाया। मेरी पहचान अब सिर्फ फराह की सौतेली बेटी या एक लावारिस लड़की नहीं थी, बल्कि मैं एक कामयाब, खुद मुख्तार और मजबूत औरत बन चुकी थी। फिर एक दिन एक गैर मुतवक्की मुलाकात हुई। हिना, काफ़ी अरसे बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। मैंने सर उठाकर देखा, सामने हसन खड़ा था। वही संजीदा मगर नरम लहजा, वही पुरानी अपनाइयत। तुम यहाँ कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। मैं हमेशा से यही था, बस तुमने खुद को मसरूफ कर लिया था। वह हल्का सा मुस्कुराया, मगर मैं आज यहाँ तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मैं खामोश रही। है ना, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है, तुम्हारी मेहनत को सराहा है, और आज भी मैं तुमसे वही सवाल करना चाहता हूँ जो मैंने सालों पहले किया था। मेरा दिल जोर से धड़का, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। कौन सा सवाल? क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहोगी? मैंने हसन की आंखों में देखा। ये वो शख्स था जिसने कभी मेरे खिलाफ किसी साजिश को जगह नहीं दी, जिसने हमेशा मेरी ताकत को सराहा था, जो मेरी इज्जत को मेरी सबसे बड़ी खूबी समझता था। मैंने एक लम्हे को सोचा, यही वक्त था फैसला करने का। हाँ हसन, मैं तैयार हूँ। हसन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो मुस्कुराहट जो बरसों बाद मेरी जिंदगी में खुशी लेकर आई थी। फराह, हमजा और बाकी बहन भाई भी अपनी जिंदगी संवारने में लग गए थे। फराह ने अपनी नौकरी ईमानदारी से की और मैंने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि मुझे मालूम था कि वक्त खुद सबसे बड़ा उस्ताद होता है। हमजा ने एक छोटी सी नौकरी कर ली और उसकी बहन ने भी आगे पढ़ना शुरू कर दिया। जिंदगी सबको दूसरा मौका देती है, बस कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ गंवा देते हैं। आज मैं वो हिना नहीं थी जिसे जमाने ने कमजोर समझा था। मैंने खुद को साबित किया था, अपने वकार को बचाया था और अपने उसूलों पर खड़ी रही थी। और मैंने एक आखिरी बार दिल में वही जुमला दोहराया, मेरा नसीब मेरा रब लिखता है, तुम नहीं। मेरी जिंदगी एक दायरा मुकम्मल कर चुकी थी। जिस सफर का आगाज मेरी माँ के इंतकाल और सौतेली माँ के जुल्म से हुआ था, वो आज एक ऐसी मंजिल पर पहुंच चुका था जहां मैं ना सिर्फ खुद मजबूत खड़ी थी, बल्कि मेरे पास इख्तियार भी था कि मैं दूसरों को माफ़ करूं या उनकी गलतियों की सज़ा दूं। मैंने फराह को माफ़ कर दिया था, मगर मैंने उसके बुरे रवैये को भूलने नहीं दिया। माफ़ी देना और माजी को मिटा देना दो अलग चीज़ें हैं, और मैंने सिर्फ पहला रास्ता चुना था। हसन और मेरी शादी सादगी से हो गई। ये वही शख्स था जिसने मुझे मेरी मजबूती की वजह से चाहा था, जो मेरे ख्वाबों का एहतराम करता था और जिसने कभी मेरे किरदार पर सवाल नहीं उठाया था। मैं जानती थी कि यह फैसला सही था,
क्योंकि मेरी खुशी और मेरी इज्जत उस शख्स के साथ महफूज थी। है ना, मुझे तुम पर फख्र है। शादी के बाद एक दिन हसन ने मेरे हाथ थाम कर कहा, मुझे भी खुद पर फख्र है कि मैंने अपनी जिंदगी अपने शराइत पर गुजारी। मैंने जवाब दिया, फराह की जिंदगी में भी एक ठहराव आ चुका था। वह पहले जैसी मगरूर और सख्त दिल औरत नहीं थी। नौकरी ने उसे सिखा दिया था कि मेहनत करने वाले ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और दूसरों के हुकूक छीनने वाले आखिरकार खुद बेबस हो जाते हैं। हमजा और उसकी बहनों ने भी जिंदगी को नए अंदाज से जीना सीखा था। वो अब अपने हक के लिए मेहनत कर रहे थे और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया था। मैं जानती थी कि मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी। दुनिया में न जाने कितनी लड़कियां ऐसी थीं जो सौतेले रिश्तों के जुल्म का शिकार हो रही थीं, जिन्हें पढ़ने से महरूम किया जा रहा था, जिनके ख्वाब तोड़े जा रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की वो तकलीफ सहे जो मैंने सही थी। इसीलिए मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया। मैंने एक ऐसा इदारा खोला जहां उन बच्चों को सहारा दिया जाता जो सौतेले रिश्तों के जुल्म, गुर्बत या किसी और मजबूरी की वजह से अपनी जिंदगी से महरूम हो रहे थे। यह इदारा उन सब बच्चों के लिए था जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, जिनके ख्वाबों को रौंद दिया गया। मैंने इफ्तिताही तकरीब में कहा। फराह भी वहां मौजूद थी। वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में नदामत और एहतराम का इम्तिजाज था। है ना, तुमने मुझसे कहीं ज्यादा अजीम बनकर दिखाया। वो मेरे पास आई और आहिस्ता से कहा। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, यह मेरे नसीब का फैसला था और मेरा नसीब मेरा रब लिखता है, तुम नहीं। ये कहानी सिर्फ मेरी कामयाबी की नहीं, बल्कि सब्र, इस्तिकामत और सच्चाई की जीत की कहानी थी। ये उन सब लोगों के लिए एक पैगाम था जो समझते हैं कि दुनिया के जुल्म उन्हें मिटा सकते हैं। ये दुनिया ताकतवर लोगों को पसंद करती है, मगर असल ताकत वही होती है जो हक पर हो, सच्चाई पर कायम रहे और अपना रास्ता खुद बनाए। मेरा नसीब मेरा रब लिखता है, तुम नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।